अंदाजा लगा लेता था। तेज बारिश रुकने के बाद उन्हें अपने गीले कपड़े और जूते कैंपफायर के पास सुखाने पड़े और फिर उसी आग के पास बैठकर हल्का फुल्का खाना खाकर काम चलाना पड़ा। वे अपने साथ बहुत ज्यादा राशन नहीं लाए थे, लेकिन कार्ल ने उनसे वादा किया कि अगले दिन वह उन्हें जंगल का असली खाना खिलाएगा। लगातार चलने की वजह से तीनों पर्यटकों की हिम्मत और ताकत जवाब देने लगी थी। वे नदी के किनारे किनारे तेज कदमों से चल रहे कार्ल की रफ्तार की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में जो तीनों बहुत जोश में थे, उनमें से मार्कस अब घबराने लगा था, क्योंकि वे अपने गाइड कार्ल से पीछे छूट गए थे। इस पर केविन ने मार्कस को चुप कराते हुए कहा कि वे यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। अगर उसे कार्ल पर इतनी ही निर्भरता है तो बेहतर होगा कि कार्ल उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल पार कराए। थोड़ी देर बाद जब वे कार्ल से दोबारा मिले तो वे जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि गांव की औरतें नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। चारों ने तय किया कि आज रात वे इसी गांव में आराम करेंगे। वह छोटा सा गांव पूरी तरह से जीवंत था। वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी, खाना पकने की खुशबू हवा में तैर रही थी और वहां की नाइट लाइफ भी काफी रंगीन थी। उन्होंने वहां रुककर कुछ स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद लिया। अगले दिन उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। रास्ते में एक नदी के पानी में योसी को सच में थोड़ा सा सोना मिल गया। भले ही वह बहुत थोड़ा सा था, लेकिन इससे कार्ल की कही हुई बात सच साबित हो गई थी। जंगल में हर तरफ अद्भुत नजारे बिखरे पड़े थे। तभी केविन ने जल्दी से अपना कैमरा निकाल लिया, क्योंकि उनके सामने रंग बिरंगी तितलियों का एक बेहद खूबसूरत झुंड उड़ रहा था। योसी उन खूबसूरत तितलियों के बीच अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया और उस जादुई पल को महसूस करने लगा। सफर के दौरान कार्ल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह प्रकृति पूरी तरह से संतुलन में है और इस धरती का असली कैंसर हम इंसान हैं, जिन्होंने कुदरत का यह संतुलन बिगाड़ दिया है। तभी पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। कार्ल ने अपनी बंदूक उठाई, निशाना लगाया और फायर कर दिया। कार्ल जिस असली खाने की बात कर रहा था वह यही था। तीनों दोस्तों में से केविन सबसे पहला था जिसने उस शिकार को पकाने और खाने के लिए हाथ बढ़ाया। केविन के बाद योसी ने भी उस शिकार को खाया। केवल मार्कस ने ही उसे खाने से इनकार कर दिया। उसे यह सब बहुत घिनौना लग रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि बंदर काफी हद तक इंसानों जैसे ही दिखते हैं। बातों बातों में जिक्र हुआ कि जहाँ बंदर होते हैं वहाँ खूंखार जगुआर भी होते हैं। कार्ल ने उन्हें चेताते हुए कहा कि जगुआर कोई बंदर नहीं है, बल्कि एक जगुआर के लिए हम इंसान ही बड़े बंदरों की तरह हैं, जिनका वह आसानी से शिकार कर सकता है। उसी दिन सफर के दौरान मार्कस के पैरों में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। कार्ल ने नदी के किनारे उसके घावों को साफ किया। केविन और योसी भी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने मार्कस के बैकपैक का भारी सामान आपस में बांट लिया ताकि उसे चलने में आसानी हो। लेकिन जल्द ही उनके बीच मतभेद होने लगे, क्योंकि मार्कस के चलने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। उस रात मार्कस ने सभी से माफी मांगी। वह जानता था कि उसके घायल पैर की वजह से इस घने जंगल में उनकी यात्रा में देरी हो रही है। टेंट के अंदर लेटे हुए योसी और केविन ने बाहर मार्कस को फूट फूट कर रोते हुए सुना। अगली सुबह तीनों ने आपस में चर्चा की कि मार्कस का क्या किया जाए, क्योंकि उसके पैरों की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अगले 4 दिनों तक पैदल चल सके। कार्ल ने 2 विकल्प दिए, या तो वे सब यहीं रुककर उसके ठीक होने का इंतजार करें या फिर उस गांव में वापस लौट जाएं जहां से वे 2 दिन पहले गुजरे थे। लेकिन योसी और केविन अपना यह एडवेंचर बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि वे जरूरत पड़ने पर मार्कस को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे।